ऐसा कोई स्ट्रैटेजी जो आपने सीखा वो शेयर जो करना काम चाहेंगे? लोग 15-20 साल में करते हैं, वो काम मैंने 2 साल में डिजिटल लॉन्ग माध्यम से डिस्टेंस कर के लिए जो दिखाया। बिज़नेस एक्सपांड करते हैं वहाँ पे ट्रस्ट इश्यू जिसकी अगर मैं बात करूँ क्रिप्टो ट्रेडिंग और फॉरेक्स की बात करें, डिजिटल मल्टी लेवल के नाम पे जो लोग स्कैम कर रहे हैं, मनी सर्कुलेशन जो कर रहे हैं, बड़ा चढ़ा करके बोली गई इस वीडियो के अंदर, वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए एज़ ए डिस्ट्रीब्यूटर, एज़ ए लीडर, एज़ ए लेकिन ईगो तो रावण की भी नहीं रही। फर्स्ट टाइम पूरी जिंदगी के अंदर ऐसा हुआ कि मैं 3 महीने घर से बाहर रहा वर्ल्ड में लगातार। डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस को इलैबोरेट किया सोशल मीडिया में डायरेक्ट सेलिंग का जो लीडर वगैरह होते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, वो कुछ ज़्यादा ही चमक-दमक दिखाते हैं सर, है ना? तो वो एक ट्रेंड है या बहुत सारी जगह ट्रैवल किए हैं, है ना? भ्रमण किए हैं। वो एक पोस्ट देखा था कि वी आर कमिंग बैक इन नेपाल बोल के एक आपने पोस्ट डाला था। सर क्या कैसा तैयारी है कुछ? नमस्कार, मैं अनिकेत ठाकुर आज आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ जर्नी टॉक का एपिसोड 4 लेके और आज हमारे बीच एक गेस्ट स्पीकर जो आए हुए हैं वो इंडिया से हैं और वो डायरेक्ट सेलिंग के एक दिग्गज व्यक्तित्व है। आज उनके जर्नी को हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी के बीच में लाने का कोशिश कर रहे हैं। सो देरी करते ना करते हुए मैं उनको वेलकम करना चाहता हूँ। नमस्कार सचिन सर। नमस्कार अनिकेत सर, बड़ी खुशी की बात है कि आपने मुझे अपने चैनल जर्नी टॉक के लिए इनवाइट किया और आपसे रूबरू होने का मौका मिला और हम लोग आज इस सेशन को बहुत ही नॉलेजेबल बनाने वाले हैं और मुझे लगता है कि इस सेशन के माध्यम से बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के विषय के ऊपर, डायरेक्ट सेलिंग कैसे काम करता है, इसके बारे में सीखने का मौका मिलेगा। ओके, ओके, धन्यवाद सर। मेनली हमारे ये जर्नी तक आपके जर्नी से रिलेटेड होगी, इसीलिए मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि आप इस फील्ड में आए तो आए कैसे सर? देखिए इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा जो जन्म है एक छोटे से शहर में हुआ और 2016 के अंदर मैंने जब होश संभाला तो इस इंडस्ट्री का एक हिस्सा बनने का मौका मिला। इससे पहले मैं एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था एज़ ए इंश्योरेंस एडवाइज़र और उसी दौरान काम करते-करते 2019 में कोविड आया और जब कोविड आया तो इस इंडस्ट्री के बारे में 2010 से ही परिचय था, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों के बारे में मैंने सुन रखा था, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पूरा नॉलेज था, लेकिन कभी किया नहीं। तो 2019 के अंदर जब कोविड का दौर आया तो ऐसा मन किया कि अब तो सारे बिज़नेस बंद हो रहे हैं और ऐसा क्या किया जाए कि ज़िंदगी के अंदर जो सपने देखे हैं, जो ड्रीम है, उसको पूरा किया जाए, क्योंकि जो सेक्टर में मैं पहले काम कर रहा था उसके अंदर अच्छी अर्निंग हो रही थी, लेकिन उसमें टाइम फ्रीडम नहीं था। तो 2019 के अंदर मैंने अपनी डायरेक्ट सेलिंग जर्नी को शुरू किया और जो आज तक लगभग 6 से 7 साल हो गए हैं मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर एक्टिवली काम करते हुए और इस इंडस्ट्री को मैं पिछले 10-12 सालों से वॉच कर रहा था, लेकिन अभी रनिंग के अंदर मैं 7 साल से इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ और 2019 के अंदर मैंने जब अपना इंश्योरेंस सेक्टर का काम छोड़ कर के इस जर्नी को स्टार्ट किया, तो ये डिसीज़न बहुत मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि मैंने कभी काम नहीं किया था डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। तो जैसे ही मैंने शुरू किया तो सीखते आज इस मुकाम पे हम लोग पहुँचे। ओके, आपने कहा कि 2019 लगभग कोरोना के टाइम पे आप इन्वॉल्वमेंट हुए थे। सर मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस वक़्त में क्योंकि मैं भी डायरेक्ट सेलिंग से बहुत बढ़िया तरीक़ा से परिचित हूँ, मैंने भी एक्सपीरियंस लिया है ये इंडस्ट्री का। तो ये इंडस्ट्री में उस समय में बहुत सारे लोग बोले तो मैक्सिमम लोग ना कहते थे, ठीक है? ये इंडस्ट्री में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे। उस वक़्त आपने क्या देखा ऐसा जो ये इंडस्ट्री में आने के लिए आप कैसा बोल्ड डिसीज़न लिए थे? देखो इसमें क्या होता है, जब आप जहाँ पे हाई रिस्क लेते हैं वहाँ पे हाई प्रॉफिट होता है ना? जी। और इस दुनिया के अंदर कोई भी काम इतना आसान नहीं है और जब आप इस काम को सीख जाते हैं, तो आपको बड़ा आसान लगता है। इसका मैं एक छोटा-सा आपको एग्ज़ाम्पल दूँगा। आप मैथमेटिक्स के आपने सवाल देखे होंगे कभी। मैथ के जो सवाल होते हैं ना, वो तब तक मुश्किल लगते हैं जब तक आपको फ़ॉर्मूला पता नहीं होता है। और जिस दिन आपको फ़ॉर्मूला पता लग जाता है, उस दिन वही सवाल आपके लिए बड़े आसान लगने शुरू हो जाते हैं। तो उसी तरह डायरेक्ट सेलिंग है, जब तक आपको इसके अंदर सफल होने का फ़ॉर्मूला पता नहीं होता है, तब तक आपको ये मुश्किल लगता है। लेकिन जिस दिन आपको डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने का फ़ॉर्मूला मिल जाता है, उस दिन आपको ये सबसे आसान बिज़नेस लगना शुरू हो जाता है। तो मेरे साथ में वही हुआ, जब तक पता नहीं था, तब तक मुश्किल लगता था, लोग ना भी बोलते थे, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मिथ होते थे। लेकिन जब इस इंडस्ट्री को मैंने समझा, मैंने जाना और मैंने प्रोडक्ट इस्तेमाल किए, लोगों की लाइफ़ स्ट्रक्चर को देखा कि बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ इस बिज़नेस के माध्यम से बदली हैं। तो जब मैंने उन लोगों को देखा तो मैं उनसे इंस्पायर्ड हुआ कि यार जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तो मैंने मन में एक दिमाग में एक थॉट बनाया कि मुझे काम करना है और बड़ा काम करना है और हमेशा बचपन से ही था कि नौकरी तो कभी करनी नहीं थी। नौकरी का मन में कभी था ही नहीं। तो काम भी बड़ा करना था और नौकरी कभी करना नहीं था। तो डायरेक्ट सेलिंग से अच्छा बिज़नेस मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि कहीं पे भी आप काम करें, करोड़ों रुपए का आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, गारंटी नहीं है कि चलेगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिज़नेस है जहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर आपने फ़ॉर्मूला सीख लिया, तो ये 100% चलेगा ही चलेगा। एकदम सर, एकदम। मैं चाहता हूँ कि सर वो आप स्टार्टिंग फेज़ में जो 1-2 फ़ॉर्मूला आप जो अभी बोल रहे हैं, ऐसा कोई स्ट्रैटेजी जो आपने सीखा वो शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। तो देखिए इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देनी होगी, जब डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में शुरू हुआ, नेपाल में तो अभी बहुत पहले कानून बना है, इंडिया में बहुत पहले से चल रहा था। जब से मैं इस इंडस्ट्री को देख रहा था 2000
2003 की बात है, 2003 में मैंने एक कंपनी थी मल्टीनेशनल, उसका प्लान देखा, उसके प्रोडक्ट इस्तेमाल किए। लेकिन उस टाइम 2015-16 तक जो है ये बिज़नेस जो है बिल्कुल एकदम स्लो था, क्योंकि कोई माध्यम नहीं था, आदमी लोकल एरिया में ही काम कर पाता था। लेकिन 2016 के एंड के बाद में एक यहाँ पे एक क्रांति आई, जिसको हम बोलते हैं डिजिटल क्रांति। तो डिजिटल क्रांति, जिसके माध्यम से आज आप ये इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, तो ये डिजिटल क्रांति हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर के आई। आज हम कहीं पे बैठ करके कहीं पे भी किसी भी कंट्री में इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं। तो सबसे पहला तो यही है कि आप ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से भी अपने बिज़नेस को आगे लेकर के जाएँ, अगर आपको बड़े बिज़नेस को करना है। और अगर आप छोटा ही करना चाहते हैं, तो आप फिर लोकल लेवल पे अपना फील्ड में जाकर के कर सकते हैं। लेकिन डिजिटल तरीका जो है, आज जितनी भी कंपनीज़ हैं, सबने अपने आप को डिजिटली प्रमोट किया। आज अमेज़न बहुत अच्छा कर रहा है, फ्लिपकार्ट बहुत अच्छा कर रहा है। ये सब लोग डिजिटल माध्यम से आगे बढ़े। और ये भी ऐसे ब्रांड थे जो डायरेक्ट टू कस्टमर थे। जिन जो लोग डायरेक्ट टू कस्टमर को प्रोडक्ट वगैरह सेल करते थे, तो उसी तरह हम लोगों ने डिजिटल माध्यम का खूब इस्तेमाल किया और डिजिटल माध्यम के थ्रू हमें लोग मिलते चले गए। इसने हमें 2 तरह से मदद किया। पहला तो काम इसने किया कि हम लोग अपने बिज़नेस को दूसरे शहरों में लेकर के जा पाए। दूसरा, हम लोगों को वहाँ से बैठे-बैठे, घर से बैठे-बैठे कनेक्ट कर पाए। तीसरा, हमने जो अचीवमेंट लिए, वो यहाँ पे हम लोगों को दिखा पाए। तो इस रेवोल्यूशन का जो हिस्सा था, मेरी जो जर्नी थी डायरेक्ट सेलिंग की, उसमें डिजिटल माध्यम ने बहुत मुझे साथ दिया, बहुत सपोर्ट किया और जो काम लोग 15-20 साल में करते हैं, वो काम मैंने 2 साल में डिजिटल माध्यम से कर दिखाया। तो ये एक, मैं आपको, जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, डिजिटल माध्यम के माध्यम से आप अपने बिज़नेस को हमेशा आगे लेके जाएँ और अपने आप को हमेशा अपग्रेड करते रहें, अपडेट रहें, नहीं तो आप आउट ऑफ डेट हो जाएँगे। एकदम, एकदम सर, एकदम। ये आपने जो कहा डिजिटल माध्यम से आप अपना बिज़नेस को एक्सपांड किए और नहीं बल्कि आप इंडिया के भी बहुत सारे राज्य में आप अपना बिज़नेस को फैलाएँ। तो कहीं न कहीं ये लॉन्ग डिस्टेंस में जब बिज़नेस एक्सपांड करते हैं, वहाँ पे ट्रस्ट इश्यू आती है? देखिए, इसमें क्या होता है, सबसे पहले जब आप लोगों से कनेक्ट करते हैं, देखो इसके लिए सबसे पहले तो आपको लोगों को कनेक्ट करना होता है। आप ज़ूम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से अपना प्लान प्रेज़ेंट कर पाते हैं। जब आपका प्लान प्रेज़ेंट हो जाता है और सामने वाले को आपका प्रोजेक्ट समझ में आता है, तो आपके साथ में एसोसिएट होता है एज़ अ डिस्ट्रीब्यूटर, एज़ अ प्रोडक्ट यूज़र। आपको प्रोडक्ट उसको भेजना होता है। जैसे आप प्रोडक्ट भेजते हैं, उसको प्रोडक्ट मिल जाता है। ऑनलाइन ऑर्डर भी लगा सकता है, बहुत सारी कंपनी आजकल ऑनलाइन सर्विस दे रही है, तो आपको वहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं है, घर पे आपके प्रोडक्ट मिल जाता है। और जब आप प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लेते हैं, आपको ये लगता है कि नहीं, मैंने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, अच्छा प्रोडक्ट है, तो धीरे-धीरे आप लोगों को रिकमेंड करना शुरू करते हैं। फिर आप जैसे-जैसे आपको के यूज़र क्रिएट होते रहते हैं ऑनलाइन, फिर वहाँ से आपका नेटवर्क खड़ा होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने अगर मैं बात करूँ, नेपाल की जर्नी को भी मैंने ऐसे ही शुरू किया, डिजिटल माध्यम से। नेपाल में मैंने काफ़ी काम किया, 2 साल एक कंपनी के अंदर बहुत अच्छा काम किया और डिजिटल माध्यम से ही वहाँ पे बिज़नेस को हमने बिल्ड किया, लोगों को प्लान बताए, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दिया, लोगों को ट्रेनिंग दिया और जब वहाँ पे अपना यूज़र डेटा खड़ा होना, यूज़र बेस हमारा क्रिएट होना शुरू हो गया, तो हमने वहाँ पे जाकर के भी काम किया। तो इस तरह आप डिजिटल माध्यम से लोगों को ईज़िली कनेक्ट कर सकते हैं, किसी भी कंट्री में, किसी भी शहर के अंदर, किसी भी गाँव के अंदर। क्योंकि आजकल जो है डिजिटल हर आदमी हो गया है, हर आदमी आजकल यूट्यूब चलाना जानता है, हर आदमी आजकल फेसबुक चलाना जानता है। तो मैक्सिमम लोग जो है आज 85% लोग फेसबुक के ऊपर आपको मिलेंगे, यूट्यूब के ऊपर आपको मिलेंगे, जिनको पता है कि यूट्यूब के ऊपर कोई भी चीज़ हो, तुरंत लोग यूट्यूब और फेसबुक पे जाकर के सर्च करते हैं। तो वहाँ पे भी आप अपने बिज़नेस को अच्छी तरह से प्रेज़ेंट करके, अपने आप को एक ब्रांड एस्टेब्लिश करके, अपने बिज़नेस को बहुत बड़े लेवल पे ले जा सकते हैं। अच्छा, वो ट्रस्ट बिल्ड करने का कोई तरीका जो आप शेयर करना चाहें? देखिए, ट्रस्ट बिल्ड आपके प्रोडक्ट से होता है। ट्रस्ट बिल्ड ट्रस्ट बिल्ड आपके आपकी प्रोफाइल से होता है। आपका अगर अगर वैसे अगर आप ट्रस्ट बिल्ड की बात कर रहे हैं, तो ट्रस्ट बिल्ड के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर मान लीजिए आपने प्रोडक्ट भेज दिया कस्टमर को, उसने प्रोडक्ट को यूज़ किया, तो उसको ऑटोमैटिकली आप पे ट्रस्ट आ जाएगा और वो वहाँ से अपनी जर्नी शुरू कर सकता है। तो ऑनलाइन के अंदर ऐसा कोई ट्रस्ट वाला मैटर आता नहीं है, मेरे फेस में नहीं आया है कि कोई ट्रस्ट का यहाँ पे इश्यू आया हो। तो इसलिए बिज़नेस ईज़िली वहाँ पे एक्सपेंड हो जाता है। अभी फिलहाल अगर आप देखा जाए तो ऑनलाइन में बहुत सारे जगह पे स्कैम भी हो रहे हैं, है ना? तो यहाँ पे जब आप किसी को इनवाइट करते हैं या अप्रोच करते हैं आप अपने प्रोडक्ट सेल्स के लिए या अपने टीम में इन्वॉल्व कराने के लिए, तो कहीं न कहीं अभी बहुत सारे अनदर कंट्री कंपनी वगैरह और स्कैमर्स वगैरह भी बहुत सारे हो रहे हैं। तो उसको एक कैसे सचेत रहना चाहिए? देखिए, स्कैम तो हर इंडस्ट्री में है, ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे स्कैम नहीं है। आप अगर डायरेक्ट सेलिंग की बात करेंगे तो बहुत सारे स्कैम यहाँ पे हुए और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर स्कैम नहीं हुए, डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल को इस्तेमाल करके स्कैम हुए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, रियल एस्टेट इंडस्ट्री आप ले लेंगे, तो रियल एस्टेट में भी स्कैम होते हैं। आप एजुकेशन इंडस्ट्री ले लेंगे, जहाँ पे पढ़ाई होती है, आजकल फर्जी डिग्रियाँ बन जाती है ना? तो हर सेक्टर में स्कैम है। तो स्कैम तो आपको हर जगह मिलेगा। ये आपको ही लोगों को अवेयर करना पड़ेगा इसके लिए कि भई स्कैम में और आप में क्या फ़र्क है। तो आपको वहाँ पे अपने कस्टमर को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रस्ट क्रिएट करना पड़ेगा और ऐसा नहीं होता है कि देखो स्कैम के अंदर क्या होता है, अगर आप किसी क्रिप्टो फॉरेक्स की बात कर रहे हैं तो हो सकता है वहाँ पे ट्रस्ट इश्यू आए। लेकिन आप जब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं, आप कस्टमर को जब अपना प्लान भेजते हैं, जब आप कस्टमर को अपने प्रोडक्ट भेजते हैं, तो वहाँ पे ट्रस्ट का इश्यू बहुत कम आता है। हाँ, अगर आप कोई दूसरा काम कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट के नाम पे आप मनी सर्कुलेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे ट्रस्ट इश्यू आता है, तो वहाँ पे फिर हम लोगों को थोड़ा समझदारी से काम लेना होगा। बेसिकली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर ज़्यादा ट्रस्ट इश्यू आता नहीं। जैसे अभी का यूथ कहीं न कहीं सर जल्दबाज़ी मतलब जल्दी पैसा कमाए मतलब इस तरह का जो मेंटालिटी है अभी का यूथ में है ना?
कहीं न कहीं वो डायरेक्ट सेलिंग जो फिजिकल बेस बिज़नेस है उनसे शिफ्ट होके जो डिजिटल अभी बहुत सारा यूएसडीटी वगैरह का जो डिजिटल मार्केटिंग वगैरह आया है उसमें शिफ्ट हो रहा है। क्या वो बोले जैसे आपको डायरेक्ट सेलिंग लॉन्ग टर्म है, क्या वो डिजिटल मार्केटिंग वगैरह भी लॉन्ग टर्म है? देखिए, मैं आपका जो सवाल है बहुत ही अच्छा सवाल है जो आपने अभी किया। और आज की डेट में ये सबसे बड़ा इश्यू बना हुआ है पूरे वर्ल्ड के अंदर, जिसकी अगर मैं बात करूँ क्रिप्टो ट्रेडिंग और फॉरेक्स की आप बात कर रहे हैं, डिजिटल मल्टी लेवल के नाम पे जो लोग स्कैम कर रहे हैं, मनी सर्कुलेशन जो कर रहे हैं। जी। मैं 10 साल से इस इंडस्ट्री को मैंने आपको बोला दिखता आ रहा हूँ मैं, और मैंने बहुत अच्छे से इस इंडस्ट्री को देखा है। हर 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर एक ऐसा प्लान आता है, एक ऐसा प्रोजेक्ट आता है, जहाँ पे लोगों को करोड़पति बनने के सपने दिखाए जाते हैं। और लोग कहीं न कहीं वहाँ पे फँस के, कहीं न कहीं लोन लेकर के, अपना घर बेच करके, अपना घर गिरवी रख करके वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और बाद में वो फिर उनके हाथ में पछतावे के अलावा कुछ होता नहीं है। तो मैं जितने भी जेनज़ीज़ लोग हैं, जो युवा साथी हैं हमारे नेपाल और हिंदुस्तान के, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये शॉर्टकट ज़िंदगी में कोई होता नहीं है। आपको मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप पैसा कमा पाएँगे। शॉर्टकट के चक्कर में कई बार मैंने देखा है लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। तो ज़िंदगी के अंदर सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, सफलता पानी है तो आपको फेलियर भी मिलेगा, आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, आपको चैलेंजेस भी आएँगे, आपको अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के विरोध का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन मैंने 10 साल के अंदर जिस इस इंडस्ट्री को देखा, तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों को उनका करियर बर्बाद होते देखा है, उनको लुटते देखा है। और मैं हमेशा अपने फेसबुक के माध्यम से भी लोगों को अवेयर करने की कोशिश करता हूँ कि ऐसी कोई पोंजी स्कीम में पैसा ना लगाएँ, ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लानों से दूर रहें। ज़िंदगी के अंदर सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको सफलता पानी है तो मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने के लिए आपको एक अच्छा प्रोडक्ट बेस्ड प्लान ही करना चाहिए। ये क्रिप्टो फॉरेक्स में ना तो आपको सफलता मिलती है, और आपकी मार्केट में रेपुटेशन खराब होती है, आपका नाम खराब होता है। लोग आपको अलग-अलग नामों से संबोधित करते हैं। तो इसलिए आपको ये काम नहीं करना चाहिए, और प्रोडक्ट बेस्ड कोई अच्छी कंपनी जिसके अंदर अच्छा प्रोडक्ट हो, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हो, अच्छे प्राइस का प्रोडक्ट हो, उसके साथ में प्लग इन होके काम करना चाहिए। जैसे कि सर अभी इंडिया में अगर देखा जाए तो एक डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड न्यूज़ बहुत ही वायरल हो रही है, हम लोग भी देखते हैं वो न्यूज़, है ना? कि वो 100 करोड़ का जो एक लीडर अनाउंसमेंट किए थे, है ना? वो टर्नओवर था कि उसका इनकम था, है ना? और एक कंपनी से भी वो जुड़े हुए थे, बहुत ही रेप्यूटेड लीडर थे। अगर ऐसा ही चला तो डायरेक्ट सेलिंग की भविष्य कहीं न कहीं नेगेटिविटी उससे फैल रही है या उससे और जागरूकता फैल रही है? देखो, दोनों ही बातें हैं इसके अंदर। कहीं न कहीं इंडिया का जो मीडिया है ना, वो उनका वीडियो मैंने देखा, उनके बहुत सारे वीडियो देखे हैं। तो उसमें उन्होंने 100 करोड़ रुपए टर्नओवर की बात कही है, 100 करोड़ रुपए इनकम की बात नहीं की है, सबको पता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मुझे ये लगता है कि किसी भी डायरेक्ट सेलिंग लीडर को, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग के डिस्ट्रीब्यूटर को, जो चीज़ें हैं वो एक्चुअली में फैक्ट के ऊपर बात करनी चाहिए। कुछ चीज़ें बढ़ा-चढ़ा करके बोली गई उस वीडियो के अंदर, वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए। एज़ ए डिस्ट्रीब्यूटर, एज़ ए लीडर, एज़ ए इंडस्ट्री पार्टनर, मैं ये आपसे बोलूँगा कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ता है, तो उनको वही बोलना चाहिए जो प्रैक्टिकली सही हो। क्योंकि देखो, झूठ के बिना पे खड़ा किया बिज़नेस ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। नहीं। तो और वो जिसकी आप बात कर रहे हैं, रवि शर्मा जी की, उन्होंने पैसा कमाया है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि लोगों को फिर भ्रमित होता है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल की मैं आपको समझाना चाहूँगा कि मान लीजिए कोई इंसान का 50 लाख का इनकम है ना? 50 लाख का इनकम लेने वाला जो है एक अच्छे लेवल पे होता है, बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर माना जाता है पूरे वर्ल्ड के अंदर या पूरे हिंदुस्तान या नेपाल के अंदर। लेकिन आप एक मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग के अंदर लोग नीचे बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे फिर लोगों को डाउट होना शुरू हो जाता है। हालाँकि उनकी कोई गलती नहीं थी इसके अंदर। वो इत्तेफ़ाक से हो गया कि वो एक ऐसी जगह में मीटिंग कर रहे हैं जहाँ पे लोग नीचे बैठे हुए हैं और वो अपनी जर्नी बता रहे हैं। तो मीडिया को लगा कि यार ये लोग क्या है, लोग तो नीचे बैठे हुए हैं, बैठने की भी जगह नहीं है, अच्छा होटल भी नहीं बुक कर रखा है इन लोगों ने मीटिंग के लिए, और बात कर रहे हैं करोड़ों की। तो वहाँ पे थोड़ा-सा चीज़ें बिगड़ी। लेकिन ठीक है, बाद बाद में जो है लोगों को बताया गया, लेकिन कहीं न कहीं ये चीज़ें मेरे हिसाब से, मैं अपना अगर पर्सनल व्यू बताऊँ, तो गलत है, नहीं करनी चाहिए। आपको फैक्ट के साथ में बात करनी चाहिए। और कई बार हम लोग एक्साइटमेंट के अंदर ऐसा इतना कुछ बोल जाते हैं कि बाद में फिर हमें महसूस होता है कि यार हमने ये क्यों नहीं किया? तो बोलना इसलिए चाहिए। आपको मतलब कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि आज जो ज़माना है वो सोशल मीडिया का ज़माना है। कौन-सा आदमी क्या बोल जाए और आपकी बात को कहाँ पे कौन-सा मीडिया तोड़-मरोड़ के पेश कर दे, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। हाँ, नहीं करता। एकदम सही बोले सर। ठीक है, मैं जाता हूँ आपकी जर्नी पे सर। जब आप ये इंडस्ट्री में आए, कब वो मोमेंट आपको रियलाइज़ हुआ कि मैं एक लेवल का सफलता मेरे को मिला बोल के? देखिए, मेरा एक सपना था, इस मेरा देखो लोगों का सपना होता है इस इंडस्ट्री को करने का, पैसा कमाना, है ना? एकदम। और मेरा एक सपना था कि मुझे हर शहर घूमना था, हर देश घूमना था, और पैसा तो आना ही था इस बिज़नेस के अंदर। तो मैं बचपन से, मेरा इच्छा थी कि मैं बड़े-बड़े शहरों में जाकर के उनकी चकाचौंध देखूँ। मैं घूमना चाहता था, मैं पूरे वर्ल्ड को देखना चाहता था। तो लेकिन जब मैं यहाँ पे काम शुरू किया, जब मेरी जर्नी यहाँ पे शुरू हुई, तो पहले लोग कहते थे नहीं पैसा आता नहीं। जब मेरा पहला इनकम आया तो मुझे ट्रस्ट हुआ कि यार नहीं, पैसा आता है। जैसे-जैसे इनकम बढ़ता गया, वो लाखों में चलता गया, और जब वो लाखों में चलता गया तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, कॉन्फिडेंस बढ़ता गया तो मेरा नेटवर्क बढ़ता गया, और मेरा नेटवर्क बढ़ता गया तो मेरी जर्नी बढ़ती गई, और मेरी जर्नी बढ़ती गई तो मैं पूरे इंडिया के हर कोने-कोने में अपने नेटवर्क को लेकर के पहुँचा पाया। और आज हिंदुस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं होगा जहाँ पे हमारे साथ में लोग काम नहीं कर रहे होंगे। और नेपाल में बहुत सारे लोगों ने काम किया, कर भी रहे हैं। इंडिया में भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने जो है इस जर्नी को रियलाइज़ किया कि अब हम सही जगह पे आ गए हैं, इस इंडस्ट्री के अंदर। तो इस इंडस्ट्री के अंदर वो पावर है, वो आपको सब कुछ दे सकती है। मुझे चाहिए था टाइम फ्रीडम, मुझे चाहिए था लाइफ में घूमना, वो इस इंडस्ट्री ने मुझे दिया। पैसा तो दिया ही दिया, और घूमना, टाइम फ्रीडम, क्योंकि टाइम जो
है ना? आपके पास करोड़ों रुपया है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, तो उस करोड़ों रुपए का कोई बेनिफिट नहीं है। और आपके पास में अगर करोड़ों रुपया है और आपके पास टाइम ही टाइम है, तो असली मज़ा वही है ज़िंदगी का। तो वो एकदम, पावर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर है और ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जो आपको वो पावर दे पाए। एकदम सर, एकदम। सर कहते हैं कि सफलता के साथ-साथ कहीं न कहीं ईगो भी आ जाती है किसी-किसी में, है ना? हर कोई में तो नहीं आती है ना? वो एरोगेंस, घमंड वगैरह चीज़ें भी जो आता जाती है। सो सर इस चीज़ को सफलता को मेंटेन करने के लिए सर ये ईगो को हटाना ज़रूरी है या नहीं है सर? देखो ईगो का सफलता से बहुत इम्पोर्टेंट रोल मिलता है, जो मैंने देखा है। कुछ लोग पैसा कमाते ही थोड़ा ईगो में आ जाते हैं ना, लेकिन ईगो तो रावण की भी नहीं रही और सबको मालूम है कि रावण के अंदर अहंकार नहीं होता तो शायद वो मारा नहीं जाता। तो इसी तरह डायरेक्ट सेलिंग का कोई भी लीडर है, कोई भी बिज़नेस है, आपको ईगो तो लानी नहीं होती है। आपको बड़ा पेशेंसफुली वहाँ पे डील करना होता है लोगों के साथ में और बड़ा धैर्य रखना होता है चीज़ों को लेकर के क्योंकि ईगो जो है, अहंकार जिसको हम बोलते हैं, वो ज़्यादा देर तक सफलता को टिकने नहीं देता है और सफलता उनके साथ में रहती है जो हमेशा विनम्र रहते हैं, नम्र रहते हैं और लोगों के साथ में ज़मीन से जुड़े रहते हैं। तो ईगो का तो दूर-दूर तक इस बिज़नेस में रोल ही नहीं है क्योंकि ये बिज़नेस टीम वर्क का बिज़नेस है। यहाँ पे आपके सपने के साथ में किसी दूसरे का भी सपना जुड़ा हुआ है। आपके ड्रीम के साथ में दूसरों की ड्रीम जुड़ी हुई है। तो बेसिकली जो लोग आपकी टीम के अंदर काम कर रहे होते हैं, उनके साथ में लग कर के काम करना पड़ता है। अगर आप ईगो में रहेंगे, तो फिर आप वहाँ पे वो रिलेशन नहीं बिल्ड कर पाएँगे, जो आपको डायरेक्ट सेलिंग में बिल्ड करना चाहिए। तो इसलिए ईगो को इस बिज़नेस से दूर ही रखना चाहिए। कहते हैं सर सफलता कहीं न कहीं कुछ न कुछ त्याग माँगती है सर, है ना? सो आप कहीं न कहीं एक लेवल का सफल इंसान हो चुके हैं, है ना? तभी आज हम यहाँ पे जुड़े हुए हैं। कहीं न कहीं मैं भी आपको एक सफल डायरेक्ट सेलर के रूप में ही मानता हूँ। सर ऐसा कुछ इंसिडेंट्स आया आपके लाइफ में जो आपको त्याग करना पड़ा हो ये सफलता पाने के लिए? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं जब फर्स्ट टाइम जब 2019 में काम शुरू किया, 2019 से पहले मैं कभी घर से बाहर नहीं निकला था और मेरे लिए 2019 पहला वो सन था जब मैं घर से बाहर निकला और फर्स्ट टाइम पूरी ज़िंदगी के अंदर ऐसा हुआ कि मैं 3 महीने घर से बाहर रहा लगातार। और फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बिज़नेस बड़ा होता चला गया और जैसे ही बिज़नेस बड़ा हुआ, उसमें भी हम लोग ने काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ किया, घर से बाहर रहना, महीने में 20-20 दिन फील्ड में जाना। लेकिन वो 1-2 साल, 3 साल तक हम किए तो हम उसके बाद में जो फिर हमें जो लाइफ़स्टाइल मिला, आज अगर हम जाएँ तो भी बिज़नेस आ रहा है, नहीं जाएँ तो भी बिज़नेस आ रहा है। तो लाइफ़ में स्ट्रगल तो आपको करना ही पड़ेगा, बच्चों से दूर रहना पड़ेगा कई बार और कैसा खाना खा रहे हैं, कैसा खाना नहीं खा रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कौन से होटल में रुक रहे हैं। तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत तरह-तरह के लोग मिलेंगे। कुछ लोगों ने हमारा मिसयूज़ भी किया, कुछ लोगों ने हमारे को यूज़ भी किया। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट आपको मिलेंगे। और इसके ऊपर पूरा डिस्कशन करें तो ये पूरा इंटरव्यू 2 घंटे का हो जाएगा। तो इसलिए कहीं न कहीं थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और हर बिज़नेस में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ठीक है सर, आपने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया कि किसी ने यूज़ किया तो किसी ने मिसयूज़ किया। कहीं न कहीं आप आज इस मुकाम में पहुँचे हैं तो बहुत सारे लोगों को आपने एक रास्ता दिखाया जो वो लोग भी आज कहीं न कहीं एक स्टेबल इनकम ले रहे होंगे, है ना? आपके लाइफ़ में सर कभी ऐसा इंसिडेंट आया कि आप जिसको आगे रास्ता दिखाए वही पीछे कल चल के आपको धोखा दिया हो या आपको कुछ गलत नेगेटिविटी आपके बारे में फैलाई हो? देखो जनरली क्या होता है अनिकेत सर, आप जब किसी भी बिज़नेस के अंदर होते हैं ना, आप चाहे ट्रेडिशनल बिज़नेस में हैं, चाहे आप डायरेक्ट सेलिंग के बिज़नेस में हैं, वहाँ पे आपको हमेशा कॉम्पिटिशन का सामना करना पड़ता है। कई एकदम, बार लोग आपकी सफलता देख के आपसे ईर्ष्या करते हैं और आपको धोखा देने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन मैंने एक कहानी सुनी थी बचपन के अंदर, तो मुझे कहा गया था कि जो लोग सफल लोगों से नफ़रत करते हैं, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। तो ऐसा जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जितने भी आम लोग हैं जो इस पॉडकास्ट को देखेंगे, तो मैं कहता हूँ कि भगवान को क्या मैसेज आता है कि यार ये आदमी सफल लोगों से इसको नफ़रत है, तो इसको सफल नहीं होना है इसका मतलब। और आप अगर सफल लोगों से प्यार करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो आप 100% आप सफल हो जाएँगे क्योंकि भगवान को उसी का मैसेज जाता है कि नहीं ये सफल आदमी से प्यार करता है, तो इसको भी सफल करना है। तो इसलिए आप ईर्ष्या भावना से जलते रहते हैं, दूसरों का मतलब दूसरों को सफल होकर के जलते हैं, तो आज कोई भी राजा हो, महाराजा हो, किसी देश का सीएम हो, पीएम हो, बहुत सारे लोग उनका सम्मान करते हैं और बहुत सारे लोग उनसे जेलसी भी रखते हैं। तो ये बिज़नेस का पार्ट है, चलता रहता है। सर कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सर स्टोरी का बहुत ज़्यादा महत्व रखती है ना? स्टोरी या कहानियाँ मैंने बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग के लीडर से बहुत सारी कहानियाँ सुनी हो। ऐसा कोई एक छोटी-सी कहानी जो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर की हो? ऐसी कहानियाँ बहुत सारी कहानियाँ हैं कि जिसने मुझे इंस्पायर किया होगा इस बिज़नेस के अंदर। एक कहानी मुझे आज भी याद आती है इस बिज़नेस के अंदर, कि ये एक पहला ऐसा बिज़नेस है इस इंडस्ट्री के अंदर, जिसमें आप लोगों की खुशी के लिए काम करते हैं। आज मान लीजिए कोई मेरी टीम का हिस्सा है, तो मैं उसके साथ में अपना ड्रीम मिला करके काम कर रहा हूँ। मैं उसका फ़ायदा देख रहा हूँ, मैं उसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ, मैं उसको सफल करना चाहता हूँ। और ये मुझे इंस्पायर किया कि यार ऐसा बिज़नेस जिसके अंदर आप लोगों को सफल करने का काम करते हैं। जैसे आपने अभी पिछले क्वेश्चन में किया कि लोग टाँग खींचते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिज़नेस है जहाँ पे लोग दूसरों को सफल करने के लिए काम करते हैं। तो ये इस कहानी ने मुझे इंस्पायर किया। मैंने देखा बहुत सारे लोगों को इस बिज़नेस के अंदर मैंने सफल किया और 5 साल के अंदर मुझे लगता है कि मेरी खुद की टीम से 4 तो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि उन लोगों को गाइड किया एकदम, मैंने। आज वो अच्छे लेवल पे हैं
और बड़ा अच्छा लगता है कि इन लोगों को गाइड करने के कारण आज ये लोग एक कंपनी के मालिक तक बन गए हैं। चलिए सर, एक राउंड में आते हैं, रैपिड फायर राउंड है ना, एकदम इंटरेस्टिंग राउंड है। इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करूँगा, 5-6 क्वेश्चंस है, उसको आपको आंसर देना पड़ेगा। सर मैं आपका कोई ऐसा फेवरेट मोटिवेशनल स्पीकर? नहीं, नो, नो वन? नो वन। ओके, ठीक है सर। आप टीम वर्क में काम करना ज़्यादा पसंद करते हो या सोलो, मतलब सिंगल? मुझे लोगों से मिलना बड़ा अच्छा लगता है, लोगों से विचार साझा करना अच्छा लगता है, तो मैं टीम वर्क के अंदर ही काम करना अच्छा लगता है। अगर वन वर्ड में डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस को इलैबोरेट किया जाए तो आप क्या बोलेंगे सर? देखिए, डायरेक्ट सेलिंग इस लाइफ का एक हेवन, स्वर्ग है। सर सोशल मीडिया में डायरेक्ट सेलिंग का जो लीडर वगैरह होते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, वो कुछ ज़्यादा ही चमक-दमक दिखाते हैं सर, है ना? तो वो एक प्रेरणा है या धोखा है सर? देखिए, इसमें अगर मैं इन्वेस्टमेंट प्लान की बात करूँ, वो धोखा है, और अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट बेस की बात करूँ, तो वो प्रेरणा है। ओके। अगर नेटवर्क मार्केटिंग बोले या डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस बोले, है ना? इसका सबसे एक मिथ जो आप हटाना चाहेंगे सर? देखिए, मिथ जो है, जो लोग इसके इंडस्ट्री के बारे में नेगेटिव बात करते हैं, जो बोलते हैं ये जोड़ने का बिज़नेस है, जो बोलते हैं चेन सिस्टम है, तो ये सबसे बड़ा मिथ है, और ये वो लोग अज्ञान लोग हैं जिनको इस इंडस्ट्री के बारे में पता नहीं है और कहीं सुनी-सुनाई बातों पे ही विश्वास करते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा लोग जो बोलते हैं उनको पहले इस इंडस्ट्री को जानना चाहिए, इस इंडस्ट्री ने कितने लोगों की लाइफ बदली है, उनके बारे में स्टडी करना चाहिए और फिर जाकर के कोई अपना एक उसके ऊपर माइंडसेट क्रिएट करना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा मिथ है, लोगों को लगता है कि जोड़ने का काम है। और अगर मैं दूसरी भाषा में बोलूँ, तो आप हर जगह जुड़ रहे हैं। आप आज मार्केट में साबुन लेने जाते हैं, तो वहाँ आप जुड़ रहे हैं। आप आज डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगवाने दवाई लेने जाते हैं, तो वहाँ पे भी आप जुड़ रहे हैं। तो हर आदमी हर जगह पे जुड़ रहा है। तो डायरेक्ट सेलिंग में भी जुड़ता है, तो मुझे लगता नहीं कुछ प्रॉब्लम होना चाहिए। आप स्कूल में जाते हैं, तो बहुत सारे जो है बच्चे स्कूल में जाते हैं, तो वहाँ पे भी आप कहीं न कहीं उनसे जुड़ ही रहे हैं। तो जी। हर आदमी कहीं न कहीं जुड़ रहा है भैया। तो डायरेक्ट सेलिंग में भी अगर कोई प्रोडक्ट लेके जुड़ रहा है, तो उसमें ऐसा कोई नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए आदमी के दिमाग में। ओके, जब आपने फर्स्ट टाइम डायरेक्ट सेलिंग का कोई प्लान देखा हो सर, उस टाइम में आप अपना वो कंपनी का विज़न देख के आए थे या वहाँ का कमीशन देख के ज़्यादा पैसा कमाई होगी बोल के आए एक थे? हमेशा आदमी को विज़न देखना चाहिए। कमाई तो हर कंपनी में होती है, हर काम में होती है। आपको पहले ये डिसाइड करना होगा कि आपका इस बिज़नेस को शुरू करने का मोटिव क्या है? आपका मोटिव क्लियर होगा, तब जाके आप उसमें पैसा भी कमा पाएँगे। जब आपका मोटिव क्लियर नहीं होगा, तो फिर आप पैसा भी नहीं कमा पाएँगे। आप 2, 4, 6 महीने काम करेंगे भी, तो फिर छोड़ देंगे आप। तो इसलिए कोई भी बिज़नेस शुरू करें, तो उसके लिए आपको पहले विज़न बनाना होगा कि मेरा इस बिज़नेस को लेकर के क्या विज़न है। तो विज़न आपका अगर क्लियर हो गया, तो फिर आप इस बिज़नेस के अंदर पैसा अपने आप ही कमा लेंगे। ओके, आप नेपाल के सर बहुत सारे जगह ट्रैवल किए हैं, है ना? भ्रमण किए हैं। और एक कोई फेवरेट प्लेस? पोखरा मुझे बहुत अच्छा लगा। पोखरा में मैंने कम से कम 1 हफ्ता बिताया वहाँ पे, 2-3 बार गया पोखरा में। पोखरा मुझे वहाँ पे बहुत अच्छी जगह मिली। दूसरा काठमांडू भी मुझे बहुत अच्छा लगता है नेपाल के अंदर। पोखरा एंड काठमांडू दोनों ऐसी जगह हैं जो मेरी फेवरेट जगह में से एक है। और वहाँ का खाना इतना मस्त मिलता है, इतना लाजवाब खाना वहाँ पे मिलता है। मतलब अच्छा हम लोगों ने वहाँ पे एन्जॉय किया नेपाल के अंदर। ओके, थैंक यू सो मच सर। सर मैं अब थोड़ा-सा नेपाल के बारे में भी जोड़ के थोड़ा आपसे जानने का कोशिश कर रहा हूँ। सर मैंने आपका एक पोस्ट देखा था कि वी आर कमिंग बैक इन नेपाल बोल के एक आपने पोस्ट डाला था। सर क्या कैसा तैयारी कुछ बड़ा ही देखिए, तैयारी कर रहे हैं? नेपाल में हमने एक कंपनी के साथ काम किया था। आज उस बात को लगभग 2 ढाई साल हो गए हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे विचार वहाँ पे नहीं मिल पाए, क्योंकि वहाँ पे कंपनी को चलाने का विज़न हमें नहीं दिख रहा था। तो इसलिए हमने उस कंपनी से अपने आप को अलग करने का डिसीज़न लिया। पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी कंपनी का। तो हमें वहाँ पे विज़न नहीं दिखाई दिया। लेकिन हम लोग बहुत जल्द बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नेपाल में लेकर के आ रहे हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है अगले 2 महीने के अंदर। तो थोड़ा धैर्य रखिए, आपको भी ज़रूर हम लोग बताएँगे इसके बारे में। नेपाल हमारे लिए बहुत अच्छा मार्केट है। और मुझे पता है कि नेपाल के ज़्यादातर जेनज़ीज़ आज कोई यूएसए में है, कोई चाइना में है, कोई जापान में है, कोई दुबई में है, और सारे के सारे नेपाल के जो लोग हैं, बहुत ही प्यारे लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं। वो हर देश के अंदर जो है फैले हुए हैं, और नेपाल में बेरोज़गारी बहुत बड़ी समस्या है। जैसे जेन ज़ी आंदोलन हुआ, तो लोग बेरोज़गार हैं, लोग पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन लोगों को अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल रही है। तो इसीलिए हमारे लिए डायरेक्ट सेलिंग एक इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी वहाँ पे नेपाल में साबित हो सकती है, और जहाँ पे हम नेपाल के अंदर लोगों को रोज़गार दे सकते हैं, लोगों के सपने फुलफ़िल कर सकते हैं, उनको अपना देश छोड़ कर के दूसरे देश में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वहीं पे बैठ कर के वो बहुत अच्छा काम करके अपने लाइफ़ के अंदर जो ड्रीम है, वो जो सपने हैं, वो पूरे कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर। सर अब कहीं न कहीं हम इस एपिसोड के अंत में आ गए हैं सर। आज जर्नी टॉक में आके आपको कैसा महसूस हुआ सर? देखिए, जर्नी टॉक के बारे में मैं देखा हूँ यूट्यूब के ऊपर, आपने बहुत अच्छे-अच्छे लोगों के वहाँ पे इंटरव्यू लिए हैं, और मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ, और मैं चाहता हूँ कि इस जर्नी टॉक को लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लोग इसको सपोर्ट करें, और आपने जो नेपाल के अंदर डायरेक्ट सेलिंग को आगे ले जाने का और लोगों को अवेयर करने का जो ज़िम्मेदारी उठाया है, वो अपने आप में काबिल-ए-तारीफ़ है। उसके लिए मैं आपको तहे दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, और मुझे लगता है कि आप बहुत बड़ा यहाँ पे रोल अदा करेंगे नेपाल की जेनज़ीज़ को, और नेपाल की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हम लोग जहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं, उनको हम लोग करेक्ट करें, और इस बिज़नेस को आगे लेकर के जाएँ, और लोग अपने यहाँ पे सपने ड्रीम पूरा फुलफ़िल करें। सर आप अपने जर्नी आप अपने लाइफ की जर्नी को अगर निचोड़ा जाए तो एक
मैसेज आप क्या देना चाहेंगे सर आज की इस जनरेशन को? देखिए, और लगातार जनरल में? लगातार काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, विज़न क्लियर करिए, पैसा आपके पीछे आएगा। जो लोग हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, चलेगा नहीं चलेगा, तो काम तो करना ही है, क्यों ना हम पॉज़िटिव सोच के करें, है ना? तो ज़िंदगी तो जीनी ही है, 2 ऑप्शन है, या तो रो के जी लीजिए या हँस के जी लीजिए। जब जीना ही है हर हाल में, तो क्यों ना हँस के जिया जाए। एकदम, एकदम। ओके, थैंक यू सो मच सर। आप हमारे इन्विटेशन को स्वीकार कर आज हमारे एपिसोड में आए, उसके लिए हृदय दिल से आपको भी धन्यवाद है सर। ओके, थैंक यू सो मच। आई गेस सर, थैंक यू सो मच।